हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 की बुक का फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में था और कुछ डेफिनेशंस थी जो फर्स्ट वीडियो में थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो सेकंड क्वेश्चन है, राज्य के विभिन्न रूपों का संक्षेप में वर्णन करें। इसका आंसर है, प्राचीन समय से राज्य के विभिन्न रूप या प्रकार देखने को मिलते हैं। प्राचीन समय में राज्य को राजतंत्र जनता के प्रतिनिधित्व पर आधारित था। जो प्राचीन समय में राज्य था उसको राजतंत्र कहा जाता था और जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता था, मतलब जनता द्वारा सरकार चुनी जाती थी। जनता का प्रतिनिधित्व मतलब जनता द्वारा सरकार का चुना जाना। तो ये जनता के प्रतिनिधित्व पर आधारित होते थे प्राचीन समय में राज्य। आज के समय में भी ऐसा ही है। आधुनिक राज्य राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित होते हैं। जो आधुनिक समय में राज्य है उनको राष्ट्र राज्य कहते हैं, एक राष्ट्र कहते हैं। तथा राज्य के वर्तमान स्वरूप का अस्तित्व ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। मतलब वही जो भी मैंने बताया, प्राचीन समय में जो राज्य होते थे उनको राजतंत्र कहा जाता था और जनता के प्रतिनिधित्व पर आधारित होते थे। तो आज भी ऐसा ही होता है, जनता एक सरकार एक नेता को चुनकर सत्ताधारक बनाती है और सत्ता में वही सरकार जाती है, वही नेता सरकार बनाता है जो जनता चुनती है। तो आज मतलब ये बताया गया है कि वर्तमान स्वरूप का जो अस्तित्व में जैसी सरकार जैसी प्रणाली है आज के टाइम में वैसी प्राचीन समय से लिख गई है। मतलब ऐतिहासिक तौर पर इतिहास में ऐसे ही सरकारें बनती थी जैसी आज बनाई जाती है। आधुनिक राज्य में धर्म, राजसत्ता, युद्ध, संपत्ति, राजनीतिक चेतना, तकनीकी विकास जैसे विभिन्न कारक शामिल हैं। मतलब आज की जो राजनीति है, आधुनिक जो राजनीति है, उसमें ये सारे कारक शामिल है जो मैंने अभी ऊपर नाम लिए। प्राचीन समय या ऐतिहासिक राज्यों के प्रकार निम्न हैं। प्राचीन समय में कितने प्रकार के राज्य होते थे, तो वो सब ये है, 6 प्रकार के राज्य दे रखे हैं इसमें। प्राचीन समय में 6 प्रकार के राज्य होते थे। पहला था आदिवासी राज्य, दूसरा था प्राच्य राज्य, तीसरा था ग्रीक शहर राज्य, जो ग्रीक थे यूनानी होते थे उनका राज्य। रोमन विश्व साम्राज्य, रोमन एक साम्राज्य था प्राचीन समय में, वो आदिवासी तो आजकल भी होते लेकिन पहले उनका एक अलग सा राज्य होता था। सामंती राज्य, आधुनिक राष्ट्र राज्य। तो ये 6 तरह के राज्य हो गए। आधुनिक राष्ट्र राज्य जो अब के समय में राष्ट्र राज्य चल रहा है तो उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य, आधुनिक राष्ट्र राज्य। पश्चिमी राष्ट्र की संधि के बाद 1648 में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो राष्ट्र राज्य का उदय 1648 में हुआ था। इसने क्षेत्रीय राज्यों को उभारा या छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से अलग हुए और इन्होंने स्वतंत्रता की स्थापना की। अब जो छोटे छोटे राज्य थे उनको जोड़कर उपनिवेश बनाए गए थे। लोग जो शहर होते थे, जो शक्तिशाली राज्य होते थे, वो उन पर अपना कब्जा कर लेते थे। छोटे छोटे देशों पर अपना कब्जा कर लेते थे, उनको अपना उपनिवेश बना लेते थे। तो उन देशों ने स्वतंत्रता हासिल कर ली, स्वतंत्रता की स्थापना की और फिर वो अलग हो गए उनसे और उनका अपना एक अस्तित्व बना। ये राज्य अपने राजनीतिक अधिकार को मजबूत करने के लिए किसी खास राज्य के क्षेत्र में मिल जाते हैं। मतलब ये जो राज्य से जो स्वतंत्र हुए, ये किसी अपने जो अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, उनको मजबूत करने के लिए किसी विशेष राज्य के अंदर, किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे ब्रिटिशों का भारत पर शासन करना, वही अभी जो मैंने बताया, जैसे ब्रिटिशों ने भारत पर शासन स्थापित कर लिया था, वैसे ही ये लोग जो होते थे बड़े राज्य, वो छोटे राष्ट्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे। अमेरिकी तथा फ्रेंच क्रांतियों ने विश्व राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका उदारवाद तथा पूंजीपति दृष्टिकोण में विश्वास करता था। मतलब जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो अमेरिका था वो उदारवाद और पूंजीपति में विश्वास करता था। इसी कारण जो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो वो इसी वजह से शुरू हुई थी, क्योंकि
यूएसएसआर मार्क्सवादी विचारों को मानता था और अमेरिका पूंजीवादी विचारों को मानता था। तो वही दे रखा है, ये उदारवाद को मानता था अमेरिका और पूंजीवाद को मानता था, उसमें विश्वास करता था। ये अमेरिका की विचारधारा थी, उदारवाद और पूंजीवाद। और यूएसएसआर मार्क्सवाद में इसलिए विश्व दो गुटों में पड़ गया था। अब वही है ये जो कोल्ड वॉर के टाइम में हुआ था, 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोल्ड वॉर के बारे में। तो ये वही है, ये जो यूएसएसआर था ये अपने अलग एक मान्यता थी, इनका एक अलग विश्वास था, ये मार्क्सवाद में विश्वास करते थे। और जो अमेरिका था, यूएसए था, वो उदारवाद और पूंजीपति पूंजीपति जो दृष्टिकोण था उस पर विश्वास करता था। तो ये दो अलग अलग विश्व बढ़ जाता है, दो अलग अलग गुटों में, दो अलग अलग मान्यताएं हो गई, दो अलग अलग बिलीव्स होगा, तो ये दो गुटों में बढ़ जाता है। उस समय में कोल्ड वॉर के टाइम में विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। कुछ देश यूएसए के साथ थे तो कुछ यूएसएसआर में शामिल हो गए थे। अब जब दो गुट बन गए देश में तो कुछ अमेरिका के साथ, कुछ यूएसएसआर के साथ हो गए थे। इसलिए उदारवाद तथा मार्क्सवाद राज्य की आधुनिक अवधारणा पर हावी थे। मतलब उदारवादी जो थे वो मार्क्सवादी राज्य की, जो मार्क्सवादियों ने जो आधुनिक अवधारणा दी थी राज्य की, उस पर हावी हो गए थे। कौन? उदारवादी। उदारवाद गतिशील है, जो समय के साथ बदलकर व्यक्तियों और समाज के हितों की बात करता है। प्राचीन उदारवाद नकारात्मक था क्योंकि ये व्यक्तिगत मामलों में बराबरी नहीं करता था। मतलब जो पुराने समय का उदारवाद था वो व्यक्तिगत मामलों में बराबरी नहीं करता था, इसलिए उसको नकारात्मक कहा गया है। आज का उदारवाद कल्याणकारी राज्य से जुड़ा है, जो सामाजिक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समेटने की बात करता है। मतलब जो नव उदारवाद है उसमें सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो इसलिए ये सकारात्मक उदारवाद है और कल्याणकारी उदारवाद है। अब मार्क्सवाद राज्य के उदारवादी विचार को खारिज करती है। राज्य को, ये मार्क्सवाद और उदारवाद की डेफिनेशन भी दे रखी है। ये उदारवाद की फर्स्ट वाली मैं बता देती हूँ। ये जो है फर्स्ट वाली उदारवाद की और ये सेकंड है, ये मार्क्सवाद की डेफिनेशन से ये, तो आप लोग इसमें से देखकर कर लेना। और भी जो आपकी बुक है बीपीएससी 132 उसमें है इन सबकी सही डेफिनेशन। तो जब मैं वो वाला कोर्स कराऊंगी तो तब बता दूंगी। मार्क्सवाद राज्य के उदारवादी विचार को खारिज करती है, राज्य को वर्ग का एक साधन मानती है। वो कहते हैं कि जो वर्ग है वो राज्य जो है वो वर्ग का एक साधन है। राज्य में वर्ग बन जाते हैं, जैसे कि अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, सर्वहारा वर्ग। तो ये सारे जो वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग, ये वर्ग बन जाते हैं। तो राज्य इसका एक साधन है। सर्वहारा वर्ग से वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहता है। मतलब जो सर्वहारा वर्ग है वो जो मार्क्सवादी है वो चाहते हैं कि सर्वहारा वर्ग नहीं हो, वर्ग विहीन समाज हो, राज्य विहीन समाज हो, वो उसकी स्थापना करना चाहते हैं। जबकि रूस में रूसी क्रांति के बाद ऐसा नहीं हुआ और एक वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज के बजाय सोवियत समय के दौरान सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हुई। अब ये रूसी जो थे, यूएसएसआर वाले जो थे, वो चाहते थे कि एक ऐसे वर्ग की स्थापना, मतलब एक ऐसा राज्य बने जिसमें जो राज्य नहीं, वो चाहते थे कि राज्य विहीन समाज हो और वर्ग विहीन समाज हो। लेकिन जब रूसी क्रांति हो गई थी, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, तो उसके बाद वहाँ पर यूएसएसआर की स्थापना हो गई थी, सोवियत संघ की स्थापना हो गई थी। तो ऐसी सरकार वहाँ नहीं बनी, वर्ग विहीन और राज्य विहीन। मार्क्सवादी वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज चाहते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसी सरकार नहीं बनी और यूएसएसआर की स्थापना हो गई और कुछ ही जो सत्ता थी वो कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई। राज्य पर नारीवादी दृष्टिकोण दो रूपों में देखा जा सकता है। अब ये राज्य के बारे में दे रखा है, तो राज्य पर उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब थर्ड है नारीवादी दृष्टिकोण। राज्य पर नारीवादी दृष्टिकोण दो रूपों में देखा जा सकता है, नारीवादी और कट्टरपंथी। तो उसके दो रूप हैं, उदारवादी नारीवादी के अनुसार, उदारवादी नारीवादी और दूसरा कट्टरपंथी है। तो पहला उदारवादी नारीवादी के अनुसार राज्य संसद में महिलाओं के लिए
सीटें बढ़ाने, महिलाओं के लिए कल्याण योजनाओं का विस्तार करने आदि कदम उठाकर पुरुष तथा महिलाओं के बीच समानता लाई जा सकती है। मतलब उदारवादी कहते हैं कि जो महिलाओं को हमें बराबरी का स्थान देना चाहिए। उदारवादी नारीवादी, महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं, तो इसलिए उनको वो काम भी करने चाहिए जो पुरुष करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए कल्याणकारी काम करते, कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं और संसद में महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाते हैं, सीटें बढ़ाने का काम करते हैं उदारवादी नारीवादी। और जो कट्टरपंथी हैं वो राज्य को एक शक्ति के रूप में देखते हैं और समाज में महिलाओं के असमान स्थिति के लिए श्रम के असमान वितरण को दोष देते हैं। अब जो कट्टरपंथी हैं वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो समाज में काम तो पुरुषों के बराबर कर रही हैं, लेकिन एक मिनट सॉरी हाँ, तो ये लोग कहते हैं कट्टरपंथी के जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान काम तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें जो सैलरी मिल रही है वो पुरुषों के समान नहीं मिल रही है। उनका जो श्रम है उसका असमान वितरण हो रहा है, तो इसलिए वो राज्य को भी शक्ति के रूप में देखते हैं। तो कट्टरपंथियों का मानना ये है और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन है कि राज्य क्या है। थर्ड क्वेश्चन में राज्य के बारे में देखेंगे, तो राज्य क्या है ये देखेंगे। राज्य राजनीति विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में राज्य ही संपूर्ण अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मतलब जो राजनीति है वो राज्य में होती है, तो इसलिए राज्य राजनीतिक विज्ञान में केंद्र है, केंद्र बिंदु है। मतलब राज्य को केंद्र मानकर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग कई भ्रामक अर्थों में भी होता है। राज्य शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टेट का हिंदी रूपांतरण है। प्राचीन यूनान में राज्य के लिए पॉलिश शब्द उपयोग होता था जिसका अर्थ था नगर राज्य, अर्थ है नगर राज्य। ये मैंने अभी पहले वाली वीडियो में भी बताया था। तो प्राचीन समय में यूनान में प्रयोग होता था पॉलिश शब्द, राज्य के लिए उपयोग होता था और इसका मतलब होता था नगर राज्य। वर्तमान समय में अमेरिकी तथा भारतीय संविधान में संगठित इकाई या यूनिट्स ऑफ लिटरेशन के लिए राज्य शब्द का प्रयोग होता है। अब संगठित इकाई के लिए मतलब अमेरिका में और भारत में, अमेरिका और भारत दो ऐसे देश हैं जिनमें राज्यों का जो उपयोग है वो संगठित इकाई या यूनिट्स ऑफ लिटरेशन के लिए होता है राज्य का उपयोग। राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक परिभाषा के अनुसार इन सब को राज्य नहीं कहा जा सकता। विभिन्न विद्वानों ने राज्य को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया। मतलब राज्य की प्राचीन परिभाषा के अनुसार सभी क्षेत्रों को राज्य नहीं कहा जा सकता और जिसकी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा की। राज्य की परिभाषा, अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से राज्य की परिभाषाएं दी हैं जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। वही जो मैंने अभी बताया, राज्य की अलग अलग तरह से परिभाषाएं दी हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है। अब एक है प्राचीन परिभाषाएं और एक है आधुनिक परिभाषाएं। प्राचीन परिभाषाओं में कौन कौन से जिन्होंने राज्य की परिभाषाएं दी थी तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट थे अरस्तु। अरस्तु कहता है राज्य परिवार तथा ग्रामों का संघ है। इसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना होता है। मतलब ये कहते हैं कि जो राज्य है उसमें परिवार रहते हैं, ग्राम होते हैं और वो एक संघ है, परिवारों का और ग्रामों का एक संघ बना हुआ है जिसमें सभी लोगों के उद्देश्य को एक तरह से पूरा किया जाता है। लोग एक दूसरे पर लोग आत्मनिर्भर होते हैं, वहाँ पर आत्मनिर्भर होकर जीवन जीते हैं लोग, और लोग एकजुट होकर जीवन जीते हैं। राज्य का उद्देश्य ही एकजुट होकर और आत्मनिर्भर होकर जीवन जीना है। अरस्तु कहते हैं ऐसा। फिर सिसरो ने परिभाषा दी है, राज्य एक ऐसा बहुसंख्यक समुदाय है जो अधिकारों की समायोजन भावना तथा लाभ उठाने में आपसी सहायता द्वारा जुड़ा होता है। मतलब जो अधिकार हैं उन लोगों का एक ऐसा समूह है जो अधिकारों के लिए लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से लाभ उठाने के लिए सहायता के कारण, उसका वजह कोई भी हो सकती है, लाभ हो सकता है या फिर उनकी सहायता हो सकती है, जिसके कारण लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसा समुदाय है राज्य, सिसरो कहते हैं। अभी रूसियन के अनुसार
राज्य स्वतंत्र लोगों का ऐसा पूर्ण समाज है जिससे वह अपने अधिकारों और आपसी या फिर पारस्परिक या फिर आपसी भी कह सकते हैं, पारस्परिक हितों के कारण एक दूसरे से बंधे हैं। मतलब वही जो इन्होंने दी, यही मतलब कुछ घुमा फिरा के वर्ड्स को दे रखा है, वही उसका मतलब भी। राज्य एक ऐसा मतलब समाज है जिसमें जो लोग हैं वो अधिकारों और अपने आपसी हितों के लिए, सहायता के लिए एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब जो आधुनिक परिभाषा है वो देख लेते हैं। तो आधुनिक परिभाषाओं में हॉलैंड आते हैं। हॉलैंड के अनुसार राज्य असंख्य व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जहां बहुसंख्यकों या एक निश्चित वर्ग की इच्छा अनेक विरोधियों पर लागू होती है। मतलब राज्य में काफी सारे लोग रहते हैं, असंख्य लोग रहते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि असंख्य व्यक्तियों का ऐसा संगठन या फिर समूह भी बोल सकते हैं, समूह है जो निश्चित भूभाग पर होता है। मतलब एक हिस्सा होता है, जमीन होती है उनके पास जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ बहुसंख्यकों का एक निश्चित वर्ग की इच्छा उनके विरोधियों पर लागू होती है। मतलब जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की इच्छा के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और वो सभी भूभाग पर रहते हैं। उनके लिए, उनके रहने के लिए एक भूभाग होता है और वो काफी सारे लोग होते हैं। कोई एक व्यक्ति या फिर एक समूह, एक समुदाय नहीं होता, काफी सारे व्यक्तियों का एक संगठन होता है पूरा। अब सेकंड डेफिनेशन है मिल्सन कहते हैं कि राज्य एक ऐसा जन समूह है जो निश्चित प्रदेशों में नियम या विधि द्वारा संगठित होता है। मतलब ये कहते हैं कि नियमों के द्वारा शासन जहाँ पर किया जाता है वो राज्य है। ऐसा समूह होता है जहाँ पर नियमों के द्वारा शासन किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथा मान्य परिभाषाएं जो मतलब ये सारी तो आधुनिक और प्राचीन परिभाषाएं हो गई। इसके अलावा भी कोई परिभाषाएं हैं जो यहाँ पर नीचे दी गई हैं। ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ब्लंटली के अनुसार भूमि तथा राजनीति से संगठित लोगों का उल्लेख करते हैं, परंतु इनमें राज्य सत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप इतनी भी लिख देंगे तो वो भी चल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से अच्छी। गार्नर की परिभाषा देख लेते हैं, बाकी ये छोड़ देना आप लोग। गार्नर की परिभाषा वैज्ञानिक कसौटी पर खरी मानी जाती है। ये कहते हैं कि राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है जो संख्या में चाहे अधिक हो या निम्न, परंतु स्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पर बसा हो, जो बाह्य शक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र हो और जिसमें एक व्यवस्थित शासन सत्ता या सरकार हो जिसके आदेश का पालन करने के लिए उस भूभाग के सभी निवासी अभ्यस्त हों। मतलब ये कहते हैं कि राज्य एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं और उनके पास एक निश्चित भूभाग होता है। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके रहने के लिए एक निश्चित भूभाग होता है और उनके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। वो खुद ही अपना शासन करते हैं। वहाँ पर एक सरकार होती है जो वहाँ का शासन व्यवस्था को चलाती है और वहाँ के जो निवासी हैं वो एक ही भूभाग पर रहते हैं। तो इनकी परिभाषा सबसे ज्यादा सही मानी जाती है, वैज्ञानिक कसौटी पर खरी मानी जाती है। गार्नर की परिभाषा काफी इम्पोर्टेंट भी है, तो आप ये लर्न कर लेना। अब राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से उसके बारे में देख लेते हैं। राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं। अब पहला है जनसंख्या, फर्स्ट है जनसंख्या, सेकंड है निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। वही है जो अभी गार्नर ने ऊपर परिभाषा दी, जनसंख्या का होना जरूरी है। अब जनसंख्या होगी तो उसके रहने के लिए निश्चित भूभाग का भी होना जरूरी है। अब जब इतने जब जमीन भी होगी, जनसंख्या भी होगी, तो उसके वहाँ पर शासन चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ही, तो उसको सरकार कहते हैं। और जब सरकार होगी तो वहाँ पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं होगा, कोई बाहरी शक्ति उन पर कब्जा नहीं कर सकती, उनके पास निर्णय लेने की क्षमता होगी, संप्रभुता, सॉवरेनिटी। अब पहला देख लेते हैं जनसंख्या। राज्य का आवश्यक तत्व, लोगों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ये पॉइंट्स मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स में कर रखा है। राज्य, लोगों के बिना राज्य की कल्पना नहीं, सिर्फ इतना लिख रखा है, आप आगे भी लिख सकते हैं। जनसंख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं,
ये राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए पर्याप्त हो। मतलब राज्य के संगठन जो लोग हैं उनके रहने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हो। ये इतना निश्चित भूभाग इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। निश्चित भूभाग जनसंख्या के निवास के लिए आवश्यक जो निश्चित भूभाग जो है वो जनसंख्या के निवास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक, जब तक भूभाग नहीं मिलता वह राज्य नहीं कहलाता। अतः खानाबदोश जातियों को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब कह सकते हैं कि खानाबदोश जो होते हैं वो राज्य, उनके पास कोई राज्य नहीं होता। खानाबदोश एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। होता तो वो भी व्यक्ति हैं, उनके भी बहुत बड़े बड़े कबीले होते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। उनके पास कोई निश्चित भूभाग नहीं होता, इसलिए उन्हें राज्य का नाम नहीं दिया जा सकता। अब इसका थर्ड पॉइंट है क्षेत्रफल की विशेष मान्यता नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि इतना ही क्षेत्रफल होना चाहिए, बड़ा क्षेत्रफल होना चाहिए, छोटा क्षेत्रफल होना चाहिए। अगर बड़ा क्षेत्रफल होगा तब भी वो राज्य माना जाएगा और छोटा क्षेत्रफल होगा तब भी वो राज्य माना जाएगा। अगर वहाँ पर ये चारों चीजें होंगी, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता वहाँ पर होगी तो वो राज्य माना जाएगा। सरकार राज्य संचालन का एक यंत्र, मतलब जो राज्य उसको चलाने के लिए कोई ना कोई होना जरूरी है, तो संचालन का यंत्र होता है सरकार। राज्य के लिए संगठित सरकार की आवश्यकता, मतलब राज्य के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है, वही मनुष्य संगठन सरकार द्वारा। इसके माध्यम से राज्य लक्ष्य की पूर्ति, जो राज्य के लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति सरकार के माध्यम से ही होती है। अगर सरकार नहीं होगी तो राज्यों के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति नहीं होगी, उनके उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में राज्य का और सरकार का कार्यक्षेत्र व्यापक, मतलब वर्तमान समय में राज्य और सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक हो चुका है। सरकार नए नए काम करती है और आजकल तो वैश्वीकरण भी हो रहा है, तो वैश्वीकरण से जुड़े हुए हैं सभी राज्य, इसलिए राज्य का वर्तमान जो रूप है वो काफी व्यापक है। अब फोर्थ है इसका संप्रभुता, राज्य की सर्वोच्च इच्छा या शक्ति। जो संप्रभुता होती है वो राज्य की इच्छा, सबसे सर्वोच्च इच्छा या फिर शक्ति होती है। ये राज्य की पहचान है। जो संप्रभुता है वो राज्य की पहचान होती है। संप्रभुता वह है जिसके अंदर उस राज्य में निवास करने वाले सभी लोग रहते हैं। आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता दो प्रकार के, मतलब एक आंतरिक संप्रभुता होती है, एक बाह्य संप्रभुता होती है। राज्य की जो सरकार है उसको अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। जो बाह्य संप्रभुता उसे कहते हैं जो राज्य होता है, राज्य की सरकार होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ कैसे उसके संबंध है, कैसे काम कर रही है, तो वो बाह्य संप्रभुता होती है। अब हम इसके दो क्वेश्चंस रह गए 4 और 5, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।